Hello students, I am Rupali Goel, your chemistry mentor, and today we are going to discuss about your lecture third of some basic concepts of chemistry. So देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। हाँ जी स्टूडेंट्स, सबको याद है लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था? थोड़े थोड़े टॉपिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे ना हमने सारे। जैसे हमने किया था हमारे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, और हमने डिस्कस किया था हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। मेन जो आपका टॉपिक था वो इसके अंडर था, राइट? इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम हमें ये वाला टर्म समझ में नहीं आया, इसके क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हुए, तो हम उसको दोबारा से भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास है यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में आपके पास देखिए व्हाट इज योर डायमेंशनल एनालिसिस। बेसिकली आपके पास फॉर एग्जांपल हमने वॉल्यूम के केस में ये चीज पढ़ी थी। लाइक अगर आपके पास लीटर में वॉल्यूम है और आप उसको लेंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके पास लाइक 1 लीटर वॉल्यूम है और आप चाहते हैं कि आपको जो वॉल्यूम का अमाउंट है वो आपको मीटर क्यूब में पता हो या सेंटीमीटर क्यूब में पता हो, राइट? तो उस केस में आप क्या करते हो, फिर यूनिट कन्वर्जन करते हो। जो आपका लीटर है आप उसको सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में चेंज करते हो, राइट? वैसे ही यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। इस मेथड को और क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर लेबल मेथड और योर फैक्टर यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा है दैट हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। 2 days में आपके पास कितने सेकेंड्स होंगे? ये आपका मैथ का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? आपको करना क्या है, डेज को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो यूनिट है वो है डेज की और आपको कन्वर्ट किस में करना है? सेकेंड्स में। तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? डेज को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत ही सिंपल सा आपके मैथ्स का क्वेश्चन है ना, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं हम ये चीज। हाँ जी, तो कैसे स्टार्ट करोगे आप? देखिए आपके पास क्या है, 2 days, और हर डे में इन एवरी डे यू आर हैविंग हाउ मेनी आवर्स? 24 hours, right? In every hour you are having how many minutes? 60 minutes. Or in every 60 minutes you are having how many seconds? 60 seconds. तो बस बेसिकली आपको करना क्या है, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, 24 को 60 के साथ और उसके बाद फिर से इसको 60 के साथ, और आपके पास क्या आ जाएगा? आपका आंसर। हाँ जी, राइट अमृता, बिल्कुल करेक्ट है। आपके पास 48 इंटू 3600 आएगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 172800 सेकेंड्स। तो इस तरह से जैसे आप डे को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही आप वॉल्यूम को, जब आपका वॉल्यूम है लीटर में है, एमएल में है, आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, राइट? वैसे ही जैसे आपका वर्क है, वर्क आपका किस में होता है? जूल्स में होता है। जर्नली एनर्जी या वर्क किस में होता है? जूल्स में होता है। जूल्स को आप कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? देखो, लेट्स से आई एम हैविंग हाँ जी, आई एम हैविंग 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है? और मुझे ये जो मेरे पास 1 जूल ऑफ वर्क है, 1 जूल ऑफ एनर्जी है, इसकी वैल्यू मुझे किस में चाहिए? कैलोरीज में चाहिए। यू वांट this work will get converted into calories. तो आप कैसे करोगे? देखो 1 calorie is equals to how many joules? 4.12 joules, ठीक है? और आपके पास 1 joule is equals to 1/4
4.12 कैलोरीज। तो आपके पास देखिए 1 जूल किसमें आ जाएगा, 4.12 कैलोरीज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो जूल है आप उसको कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उसको अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपके पास आगे जाके आप 11th में ही पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, उसमें बेसिकली जो आपका कोर यूनिट कन्वर्जन है, जो डायमेंशनल एनालिसिस है, वो आप उसमें स्टडी करेंगे और बहुत सारे आपके पास यूनिट कन्वर्जन आप उसमें देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली आपको एक सिंपल आइडिया दिया गया है कि केमिस्ट्री में अगर आपके पास एक यूनिट है तो दूसरी यूनिट में उसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या मेथड यूज करना चाहिए, क्या आपका रूट होना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट इज एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? देखिए एटॉमिसिटी आपके पास क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, it is defined as the number of atom present in one molecule of that substance or element। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो आपको क्या बताता है, एटॉमिसिटी के बारे में। जैसे आप देखिए मेरे पास है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल कुड बी वन। जैसे इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें आपके पास सिर्फ एक ही सिंगल एटम प्रेजेंट होता है। जैसे मेरे पास है पोटाशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, हीलियम एंड कॉपर। दे आर मोनो एटॉमिक इन नेचर। जो आप वर्ड यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, मोनो एटॉमिक, राइट। सिमिलरली आपके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिनमें आपके पास दो एटम्स प्रेजेंट हो, राइट। तो इस केस में आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा ये कैसा होगा, इट इज डायटोमिक इन नेचर। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन योर मॉलिक्यूल कैन बी 3। जैसे आपके पास है आपका एग्जाम्पल ओजोन, और आप इसको क्या बोलेंगे बताइए। जैसे आपके पास ये मोनोटॉमिक है, ये डायटोमिक है, और अगर आपके पास 3 एटम्स प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल में तो आपको क्या वर्ड यूज करना चाहिए, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए यहाँ पर, हाँ जी प्लीज लेट मी नो। राइट, इट शुड बी ट्राइएटॉमिक, वेरी गुड। और अगर आपके पास 4 एटम्स हो तो आप उसको क्या बोलेंगे, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, दैट मॉलिक्यूल शुड बी, हाँ जी वेरी गुड अमृता, इट शुड बी टेट्राएटॉमिक। सो इस तरह से आप बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और आपके पास जो वो टर्म है, दैट टर्म इज नोन एज एटॉमिसिटी, राइट। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। आप बता सकते हैं मुझे कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो वो चीज हम रिपीट कर लें, राइट। सो देखिए नेक्स्ट आपके पास इन्होंने एक और एग्जांपल दी है S8, और ये आपके पास क्या है, पोली एटॉमिक। अगर आपके पास 4 से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो तो उस केस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे, पॉली एटॉमिक। अगर वैसे हम पॉली एटॉमिक वर्ड ना यूज करें, ठीक है, S8 है तो आप इसको क्या बोलेंगे। जैसे हमने 1 के लिए मोनो बोला, 2 के लिए डाई बोला, राइट, 3 के लिए हमने ट्राई बोला, 4th के लिए टेट्रा बोला। अगर मेरे पास 8 एटम्स हो तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, सोचिए क्या वर्ड यूज होना चाहिए यहाँ पर, इट शुड बी, हाँ जी बताइए, इट शुड बी ऑक्टा एटॉमिक। अगर आपके पास 8 एटम्स हो तो उस केस में आप इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टा एटॉमिक, राइट। देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें आपके जितने भी लॉज हैं, चाहे आप बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो लॉज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके न्यूमेरिकल से लेके इनका जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो इनकी डेफिनेशन है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको आप ध्यान से समझेंगे और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसी टाइम पर आप उस डाउट को क्लियर करेंगे, राइट। सो देखिए आपके पास यहाँ पर कौन कौन से लॉज हैं। फर्स्ट इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन, third law is your law of multiple proportion, fourth is law of reciprocal proportion,
and your fifth law is Gay-Lussac law and your sixth law is Avogadro law. इन सारे लॉज को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर पढ़ेंगे, ठीक है। इनके कोर कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये लॉज आपको बताते क्या है। बेसिकली ये कुछ नहीं आपको ये बता रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लॉज है ना ये आपको बताएंगे आपका जो एलिमेंट है उसका नेचर कैसा होता है, जब दो एलिमेंट्स ज्वाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है, आप किन्हीं भी दो कंपाउंड्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, राइट। सो स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो आपका लॉ है ये दिया था आपके साइंटिस्ट ने एंटनी लेवॉइसर। ये कौन थे, किसी को भी पता है ये कौन थे, एंटनी लेवॉइसर? हाँ जी, एनीवन हु इज एंटनी लेवॉइसर? हाँ जी बताइए। ये आपके केमिस्ट्री के फादर थे, ही इज द गॉड फादर ऑफ आवर केमिस्ट्री, और इन्होंने सबसे बेसिक लॉ दिया था। जैसे अगर आप फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले आप बात करते हैं आइंस्टाइन की, राइट, जिन्होंने हमें बताया था E इज इक्वल्स टू mc²। वैसे ही जो आपके लेवॉइसर थे इन्होंने बहुत ही बेसिक सा लॉ दिया था, और वो जो लॉ है वो आज तक हर कॉन्सेप्ट में यूज होता है। आप कोई भी रिएक्शन करें, कोई भी प्रोसेस आप देखें, हर प्रोसेस में वो लॉ यूज होता है। दैट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, which say mass neither be created nor be destroyed but can be converted from one form to another। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि आप मास को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप बोले कि मैं O2 प्रोड्यूस कर सकता हूँ, नहीं, आप O2 प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर आप O2 का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें आप जरूर कोई ना कोई और रिएजेंट लेंगे। वो जो आपका रिएजेंट है, वो जो आपका रिएक्टेंट है, वो आपको प्रोडक्ट देगा। अपने आप से आप O2 नहीं बना सकते, ऑक्सीजन एटम्स आप खुद नहीं बना सकते। यूनिवर्स में जो है बस आप उसी में क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हो, राइट। तो आपके जो ये साइंटिस्ट थे, देखिए इन्होंने कितना इंटरेस्टिंग और कितना बेसिक कॉन्सेप्ट कितने सिंपल वे से समझाया कि ना ही तो आप मास को क्रिएट कर सकते हो ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट आप एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग सम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल रिएक्शंस, राइट। सो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। देखिए अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर, let us consider the formation of your carbon dioxide, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप कहाँ से बनाएंगे, from their elements कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखिए आपके पास कार्बन है, कार्बन में आपने O2 डाला। देखिए आप कभी भी O एटम नहीं डालते हैं, आप मोस्टली जो है वो O2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, राइट। ऐसा क्यों? एनीवन कोई मुझे बता सकते हैं कि हम सिर्फ सिंगल एटम क्यों नहीं लेते हैं ऑक्सीजन का? जैसे हम कार्बन का सिंगल एटम लेते हैं वैसे हम आपका जो O2 है उसका सिंगल एटम नहीं लेते, ऐसा क्यों? प्लीज लेट मी नो। हाँ जी, ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका जो एक ऑक्सीजन एटम है ना वो ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप यूनिवर्स में, आपके इन्वायरमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में आप ऑक्सीजन की एग्जिस्टेंस देखें तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे है, एज अ O2 मॉलिक्यूल। मतलब ये आपके पास आपकी ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म है, ये आपके ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म है, और आप इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एलिमेंट, राइट। बताया था ना आपको फर्स्ट लेक्चर में, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, वन इज एटॉमिक एलिमेंट एंड वन इज योर मॉलिक्यूलर एलिमेंट। अगर आप इसको और भी अच्छे से दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं या इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं तो प्लीज गो थ्रू योर फर्स्ट लेक्चर। तो मेरे पास देखिए क्या है, कार्बन है, कार्बन में आपने ऑक्सीजन डाला तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब देखिए मैंने क्या किया, कार्बन का लिया 12 ग्राम। क्या किया, कार्बन का हमने कितना कंसीडर किया, आपका वेट 12 ग्राम, और वहीं मैंने ऑक्सीजन का जो वेट है वो कितना कंसीडर किया है, 32 ग्राम।
जब आपने कार्बन में ऑक्सीजन ऐड किया और आपके पास यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है, तो मुझे यहाँ से समझ में आता है अकॉर्डिंग टू माय लॉ दैट जितना मेरा रिएक्टेंट है उतना ही मेरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, जितना मेरा रिएक्टेंट है उतना ही मेरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, राइट? जितना मेरे रिएक्टेंट का मास है, द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। आप खुद मास क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर टोटल 44 है तो आप यहाँ पर 46 क्रिएट कर लेंगे, कभी भी नहीं, ठीक है? और ना ही ऐसा होगा कि अगर यहाँ पर 44 है टोटल, 12 प्लस 32 यहाँ पर 44 है, आप यहाँ पर 42 बना लेंगे, नेवर। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस आप उसको क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर टोटल रिएक्टेंट का मास 44 ग्राम है तो आपके टोटल प्रोडक्ट का मास भी यहाँ पर कितना होगा, 44 ग्राम। अंडरस्टूड? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। हाँ जी स्टूडेंट्स, एनीवन? चलो ओके। सो नेक्स्ट देखिए, आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल करने से पहले हमेशा इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें, हमेशा। क्या कॉन्सेप्ट है ये? दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ योर प्रोडक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल? 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 5.6 gram of calcium oxide shows that these observations are in agreement with your law of conservation of mass। क्या किया है आपने जो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आपने उसको हीट किया तो आपके पास क्या आया, देखिए, there is 4.4 gram of carbon dioxide and 5.6 gram of calcium oxide। आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो एप्लीकेबल है। तो देखिए आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट और उसको जब आपने हीट किया तो आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो मेरे पास है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, जब हमने इसको हीट किया यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए आपने कितना लिया, 10 ग्राम, राइट? यू आर हैविंग 10 ग्राम। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना आया आपके पास, 4.4 ग्राम। और जो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपके पास कितना आया, देखिए 5.6 ग्राम, राइट? तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मेरे रिएक्टेंट का मास कितना है, 10 ग्राम। प्रोडक्ट का मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोडक्ट का मास देखिए, एक तो है आपके पास 4.4 और एक है 5.6। अगर आप इसको ऐड करेंगे देन यू विल गेट 10 ग्राम, राइट? 10 ग्राम होगा यहाँ पर। That means it proves that the mass of reactant is equals to mass of product. That means these observations are in agreement with your law of conservation of mass, right? तो इसी तरह से सिंपल सी एग्जांपल्स आती हैं इस लॉ के रिलेटेड। और आप जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्जांपल्स को स्टडी करें, उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तो हमेशा एक पॉइंट माइंड में रखिए, that is mass of reactant is equals to your mass of product, right? So next है आपके पास your next law, that is law of definite proportion और law of constant composition। तो देखिए आपको क्या बताता है, what this law say, ये आपके पास प्रपोज किया था आपके साइंटिस्ट जोसेफ ने। और ये आपको क्या बताता है, देखिए, एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, एनी प्योर कंपाउंड, कोई भी आपके पास जो प्योर कंपाउंड है, दैट ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन, द सेम एलिमेंट्स इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन by
वेट, ठीक है। किसके विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, कांस्टेंट कंपोजिशन होगी बाय वेट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए दैट any pure compound always contain the same element in definite proportion by weight, irrespective of source and the method of preparation. आपके पास कोई भी प्योर कंपाउंड है, लेट्स से इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज वाटर, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, एनीथिंग, कोई भी कंपाउंड है, उसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक डेफिनेट कंपोजिशन में एग्जिस्ट करेंगे। चाहे आप उसको किसी भी सोर्स से लें, चाहे उसके प्रिपेयर करने का जो मेथड है वो कुछ भी हो, हमेशा अगर आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो वहां पर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपके पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो डेफिनेट कॉम्पोजिशन होगी वो कार्बन के वेट और जो आपके 2 ऑक्सीजन हैं उनके वेट के विद रिस्पेक्ट टू होगी। देखिए इसको एक और सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम स्टडी करेंगे। योर एग्जाम्पल इज, हाँ जी, आपके पास हमने क्या किया, वाटर लिया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। मैंने क्या किया, अपना वाटर लिया लेक से, ओशियन से और आपकी लैब से, ठीक है। लैब में हमने उसको प्रिपेयर कर लिया, लेक से वाटर लिया, ओशियन से वाटर लिया और लैब में आपने क्या किया, वाटर को प्रिपेयर कर लिया। अब देखिए जो आपके पास H2O है, आपका जो H2O है, इसमें आपके पास जब आप H2O प्रिपेयर करेंगे तो आप उसमें डालेंगे क्या, आपका एक H2 और एक O2, राइट। एक H2 और एक O2 डालने से क्या वो वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए आपका जो यहाँ पर इक्वेशन है वो बना के देखते हैं। आपके पास क्या है, एक H2 है और एक O2 है, क्या उसको ऐड करने से मेरे पास वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस्ड है, एनीवन, हाँ जी, क्या आपको लगता है ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। दो आपके पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड करके क्या आपके पास वाटर फॉर्मेशन होगा, राइट। नो अमृता, राइट। देखिए आपके पास क्या कॉफिशिएंट्स होने चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए सो दैट हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सके, इट शुड बी, देखिए आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखिए रिएक्टेंट में आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन, तो दैट मीन्स आपके पास ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 2। अब देखिए आपके प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, टोटल 2 इंटू 2 4 हो गए, राइट। और अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली 2, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे, आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2। तो अगर आप 2 मोल्स ऑफ H2 लेंगे, राइट, 2 मोल्स ऑफ H2 लेंगे और 1 मोल ऑफ O2 लेंगे, तभी आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और यहाँ पर उसके कितने मोल्स होंगे, 2H2O, राइट। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर आप H2O प्रिपेयर करते हैं तो उस केस में जो हाइड्रोजन का आपका परसेंटेज वेट है वो कितना होगा, 11.11%, और जो ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज वेट कितना होगा, 88.89%। चाहे आप वो लेक से ले, चाहे आप वो ओशियन से ले, चाहे वो आप लैब में प्रिपेयर करें, हमेशा हमेशा आपका जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उनका जो परसेंटेज वेट है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा जी, वो हमेशा सेम होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। हाँ जी, एनीवन, सबको समझ में आई है कैसे किया हमने, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज है, अब ये आप कैसे निकालेंगे, आपको कैसे पता कि आपके पास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, राइट। तो इसको सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे अभी, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का जो परसेंटेज वेट है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो देखिए आपका जो एग्जाम्पल है, आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर, यू आर हैविंग 1.375 of cupric oxide that was reduced by heating in current of hydrogen and weight of copper
that was remained in 1.098 ग्राम। आपने क्या किया, आपने कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड का कुछ पर्टिकुलर वेट है, आपने उसकी रिडक्शन की। बेसिकली अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या किया, आपने उसकी रिडक्शन की। कॉपर ऑक्साइड की अगर आप रिडक्शन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में, राइट। उसमें जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगी। रिडक्शन में होता क्या है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, राइट। उसके बाद इन्होंने बताया, देखिए एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इन्होंने क्या किया, 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड। कॉपर लिया, कॉपर को एसिड में डाल दिया, ठीक है। तो एसिड आपके कॉपर की क्या कर देगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर देगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इन क्यूपरिक ऑक्साइड, राइट। और आपके पास यहाँ पर जो क्यूपरिक ऑक्साइड का वेट है वो आपको गिवन है, दैट इज 1.476 ग्राम। बेसिकली आपको क्या बताना है, यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि आपका जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है और आपका कांस्टेंट कंपोजिशन है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, राइट। तो देखिए आपके पास यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है, आपके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दिया हुआ है कि आपकी क्यूपरिक ऑक्साइड का, आपका जो क्यूपरिक ऑक्साइड है, क्यूपरिक का मतलब क्या होता है, आपके कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होगा, कोई मुझे बता सकता है। आपका जो क्यूपरिक वर्ड है, क्यूपरिक आयन है, वहां पर जो कॉपर है उसके ऊपर आपके पास कितना चार्ज होना चाहिए, एनीवन, हाँ जी, कितना चार्ज होना चाहिए, क्यूपरिक। क्यूपरिक के केस में देखिए, क्यूपरिक आयन जब आप लिखें तो आपका जो कॉपर है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, इट कंटेन्स 2 पॉजिटिव चार्ज। और एक आपके पास होता है क्यूपरस आयन, और इस केस में आपके पास कितना चार्ज होगा, आपके कॉपर के ऊपर यू आर हैविंग 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर बात करें कि क्यूपरिक ऑक्साइड है, राइट, क्यूपरिक ऑक्साइड कॉपर 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। तो दोनों साथ में कंबाइन करके आपके पास क्या बनाएंगे, क्यूपरिक ऑक्साइड, राइट। और अगर मेरे को क्यूपरस ऑक्साइड बनाना हो तो उस केस में मेरे पास है क्यूपरस आयन और ऑक्साइड आयन, दोनों को ज्वाइन करना है। तो कोई मुझे इसका आपका फॉर्मूला बता सकता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एनीवन, हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ योर क्यूपरस ऑक्साइड when your copper is having 1 positive charge and oxygen is having 2 negative charge। ये तो हम सीख लेते हैं ना 10th में, कंपाउंड कैसे बनेगा, वेरी गुड अमृता, इट इज कॉपर 2O, योर क्यूपरस ऑक्साइड, वेरी गुड। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो आपका कॉपर का वेट है वो यहाँ पर कितना गिवन है, इट इज 1.098 ग्राम यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से हमने क्या किया, आपके ऑक्सीजन का वेट निकाल लिया, ठीक है। दो क्यूपरिक ऑक्साइड में से आपका जो कॉपर है उसके वेट को हमने माइनस किया और आपके पास क्या आ गया, आपके ऑक्सीजन का वेट। परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, जितना, जैसे आपने ऑक्सीजन का परसेंटेज वेट निकालना है, जितना ऑक्सीजन का वेट है अपॉन जितना आपके पास आपके टोटल कंपाउंड का वेट है, जितना आपके पास आपके ऑक्सीजन का वेट है, फिर जितना आपके प्योर कंपाउंड का आपके पास वेट है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आपके ऑक्सीजन का परसेंटेज, दैट इज इक्वल्स टू 20.14। अब देखिए आपके क्यूपरिक ऑक्साइड का अगर हम एक्सपेरिमेंट में अच्छे से एनालिसिस करें तो इसमें जो आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज आया है वो कितना है, इट इज 20.14। अगर आपके सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी आपका जो परसेंटेज ऑक्सीजन है वो 20.14 आए तो आपके पास ये जो आपका लॉ है वो क्या होगा, प्रूव हो जाएगा, राइट। उस केस में वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह से सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ट्राई कीजिए खुद, आप लीजिए आपका जो क्यूपरिक ऑक्साइड का वेट है, ठीक है, फिर कॉपर का वेट गिवन है,
माइनस करके ऑक्सीजन का वेट निकालिए और परसेंटेज ऑक्सीजन कैलकुलेट कीजिए और देखिए क्या ये इक्वल आ रही है यहाँ पर। हाँ जी, ट्राई कीजिए इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर और बताइए क्या ये इक्वल आएगी। हाँ जी, हाँ जी चिराग आप बताइए, कैलकुलेट कर रहे हैं आप ये? हाँ जी स्टूडेंट्स, ओम, चिराग, अमृता, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी आपका जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसका वेट लिख लीजिए, कॉपर का वेट लिख लीजिए, ऑक्सीजन का वेट निकाल लीजिए और वहां से आप परसेंटेज ऑक्सीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए आपके पास आपका जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने आपका जो कॉपर है उसका वेट लिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड का वेट लिया, आपके कॉपर ऑक्साइड भी आप उसको बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का वेट निकाला और परसेंटेज आपने देखा अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल्स टू द परसेंटेज ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, राइट? सो दिस प्रूव्ड योर law of definite proportion or constant composition, राइट? सबको समझ में आया? इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए मुझे। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज लेट मी नो। अगर आप एक बार रिपीट करना चाहते हैं तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलो ओके, ओके अमृता, ओके ओम। तो देखिए नेक्स्ट है आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ आपको क्या बताता है? सबसे पहले इनको जो आपका डिस्कवर किया था इन्होंने किया था, राइट? और ये आपको क्या बताता है? मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है? इसकी जो आपकी डेफिनेशन है, जो इसकी स्टेटमेंट है, उसको बहुत अच्छे से आप एनालाइज करेंगे और इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन कंपाउंड, आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और आपके पास क्या बना रहे हैं? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड। तो उस केस में इन दैट केस द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, the mass of one of the element that combines with fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। क्या बता रहे हैं देखिए, आपको कहते दो एलिमेंट्स ले लीजिए आपके पास, हम क्या करेंगे? दो एलिमेंट्स ले लेंगे, वन इज ए एंड वन इज बी, ठीक है? ये दोनों मिलके आपके पास दो कंपाउंड्स बना रहे हैं, वन इज A2B एंड वन इज AB। दो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, वन इज A2B एंड वन इज AB। तो नेक्स्ट लाइन क्या है आपके पास? व्हेन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट देन कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। फिक्स्ड मास का क्या मतलब है? कि किसी एक एलिमेंट का मास सेम रखिए, किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स रखिए, सेम रखिए। जैसे इन दोनों कंपाउंड्स में आप देखेंगे यहाँ पर भी एक बी है और यहाँ पर भी एक बी है, दैट मीन्स आपका जो बी का मास है वो क्या है? फिक्स है, राइट? तो आपके पास जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज ए, दोनों कंपाउंड्स में जो उसका मास का रेशो होगा वो आपके पास क्या होगा? होल नंबर। देखिए जैसे लेट से आपका जो मास है ए का वो क्या है? x ग्राम, और अगर आप यहाँ पर टू एलिमेंट्स ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x ग्राम। इसमें आपके पास जो मास है वो कितना है ए का? 2x, और यहाँ पर कितना है आपके पास? x। तो यहाँ पर आपकी जो रेशो है वो सिंपल नंबर है, दैट मीन्स इट इज अ होल नंबर। दोबारा से देखिए, ये लॉ आपको क्या बताता है? जब आप किन्हीं दो एलिमेंट्स को कंबाइन करें
और वहां पर आप दो कंपाउंड्स बनाए, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए, तो जो आपका फिक्स्ड मास एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दिया हमने, बी को छोड़ दिया। जो दूसरा एलिमेंट है उसके वेट को कंसीडर कीजिए। मैंने क्या किया, ए के, जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है उसमें ए के वेट को कंसीडर किया, जो सेकेंड कंपाउंड है उसमें भी ए के वेट को कंसीडर किया, दोनों वेट का हमने रेशो ले लिया, राइट। दोनों वेट का हमने रेशो ले लिया और जो रेशो आया वो आपके पास क्या आया, इट इज अ होल नंबर, राइट। तो ये आपका लॉ है कि जब भी आप दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे और वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, then the mass of one element which combined with the fixed mass of other element are exist in a simple ratio, or their ratio is a simple whole number, right। तो ये आपका लॉ है। देखिए यहाँ पर, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर आई एम हैविंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने क्या किया, एक उससे प्रिपेयर किया वाटर, और सेकेंड जो हमने प्रिपेयर किया दैट इज H2O2। व्हाट इज H2O2? H2O2 को क्या बोलते हैं? जैसे आप H2O को वाटर बोलते हैं, तो व्हाट इज द आयुपिक नेम ऑफ योर H2O2? हाँ जी, इनऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं H2O2 को? इट इज हाइड्रोजन, इट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देखिए H2O2 को आप क्या बोलते हैं? इट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। राइट। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन का मास है वो कितना है? 16, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मास है वो कितना है? 32, ठीक है। अब देखिए मैंने ऑक्सीजन के मास को कंसीडर क्यों किया है, क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर दो कंपाउंड्स बनाए, तो दोनों कंपाउंड्स में जो आपके पास हाइड्रोजन की अमाउंट है वो क्या है? इक्वल है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के मास को कंसीडर किया, यहाँ पर भी मैंने ऑक्सीजन के मास को कंसीडर किया, राइट। और फिर हमने क्या किया, इनका रेशो लिया। अगर आप रेशो देखेंगे 16:32, तो मेरे पास क्या आएगा? 1:2, या 32:16, 2:1, राइट। तो वो मेरे पास क्या है? अ सिंपल होल नंबर, राइट। तो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, दो कंपाउंड्स बने, उसमें हाइड्रोजन के मास को फिक्स रखा, ऑक्सीजन के मास का रेशो देखा, और जो रेशो आया वो मेरे पास क्या आया? अ सिंपल होल नंबर। दैट मीन्स दिस एग्जाम्पल होल्ड्स योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। सबको क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, सो नेक्स्ट देखिए, आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है that hydrogen and oxygen are known to form two compounds. The hydrogen content in one of these compound is 5.93%, and while in the other it is 11.2%. Show that this data illustrates the law of multiple proportion. तो इस एग्जाम्पल में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बताया है, दोनों ने मिलकर दो कंपाउंड्स बनाए हैं, एक में हाइड्रोजन का अमाउंट दिया है, दूसरे में भी हाइड्रोजन का अमाउंट दिया है, और आपको बताना है कि ये लॉ जो है, ये जो आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपके लॉ को क्या करेगा? ट्रूली होल्ड करेगा। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड में जो हाइड्रोजन का अमाउंट है दैट इज 5.93%, राइट। और जो ऑक्सीजन का अमाउंट होगा वो कितना होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा? 94.07%। तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं क्या करूं, मैं ऑक्सीजन का जो वेट है वो ले लूं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब है इसका? The number of parts by the mass of oxygen that combines with number of parts by the hydrogen. यहाँ पर अगर मेरे कंपाउंड में 5.93% हाइड्रोजन है, तो मेरे पास ऑक्सीजन कितना है? 94.07%। लेकिन मैं किसी एक मास को क्या करना चाहती हूँ? फिक्स करना चाहती हूँ। तो उस केस में मैंने क्या किया, अगर मेरे पास इतने पार्ट्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन इतना है, राइट। और अगर मुझे हाइड्रोजन का सिर्फ एक पार्ट लेना है, तो उस केस में मेरे पास ऑक्सीजन का कितना अमाउंट होगा?
तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन का अमाउंट है दैट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन का अमाउंट आ गया विद रिस्पेक्ट टू 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही आपका जो सेकेंड कंपाउंड है उसमें आप ले लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपके पास अमाउंट, राइट। फिर उसके बाद आपने क्या किया, वैसे ही आपके पास अगर इतना हाइड्रोजन है, अगर आपके पास इतना हाइड्रोजन है, तो इस केस में आपके पास जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 88%। तो अगर मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन का एक पार्ट चाहिए तो उस केस में ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स होंगे, तो 88% डिवाइड बाय योर 11.2% दैट इज 7.9 पार्ट्स, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया ना, हाइड्रोजन को तो फिक्स कर लिया, एक पार्ट ले लिया उसका। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, उसका रेशो कंसीडर करेंगे। दोनों का अगर आप रेशो कंसीडर करेंगे, फर्स्ट केस में है 15.86 पार्ट्स और सेकेंड केस में है 7.9 पार्ट्स, तो दोनों का रेशो आपके पास क्या आएगा, इट इज 2:1, राइट। सो जो आपका रेशो आया है वो क्या है, अगेन इट इज अ होल नंबर, दैट मीन्स दिस एग्जाम्पल ट्रूली होल्ड्स योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। अंडरस्टूड। किसी को कोई भी डाउट है इस एग्जाम्पल में तो प्लीज लेट मी नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आपको अच्छे से ये बहुत मतलब एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ इस एग्जाम्पल में ये करना है और ये किया गया है, राइट। हाँ जी। सो नेक्स्ट इज योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ आपको क्या बताता है, देखिए, it states that the ratio of mass of two elements A and B which combines with another element that is C of fixed mass। आपने क्या किया, दो एलिमेंट्स लिए A और B, उनको कंबाइन किया with the element C of fixed mass, right? Then the ratio of masses in which they do so, then the ratio of masses in which they do so bears a simple whole number to the ratio in which they itself combine। क्या मतलब हुआ इसका, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, राइट। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, एक कार्बन लिया। ए जो है वो मेरा हाइड्रोजन है, बी जो है वो मेरा ऑक्सीजन है, और जो सी है वो मेरा क्या है, मेरे पास कार्बन है। जो आपका डेफिनेशन है उसमें उसने क्या बोला है, देखो आपने लिया एक ए और एक लिया बी, दोनों को सी के साथ कंबाइन किया विद अ फिक्स्ड मास। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का मास फिक्स है, ये सी है, ये ए है और ये बी है। आपका जो ए है उसने सी के साथ कंपाउंड बनाया, राइट। फिर आपका जो बी है उसने सी के साथ कंपाउंड बनाया, राइट। अब देखिए ए और सी ने जो कंपाउंड बनाया दैट इज CH4, और जो आपका बी है, बी और सी ने जो कंपाउंड बनाया दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों में जो आपके पास आपका ए और बी है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसका जो रेशो है वो आप कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम दोनों का रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो निकाल रहे हैं हम, कार्बन रेशो हाइड्रोजन 12:4। 12 क्या है, कार्बन का वेट है, हाइड्रोजन 4 है तो उसका वेट कितना आ गया, 4। तो रेशो कितना है, देखिए 3:1, राइट। ऐसे ही हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो निकाल लिया दैट इज 12:32, और सिंपल नंबर में 3:8, राइट। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकाल लीजिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके मैथ्स की लैंग्वेज में लिखूं तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखे तो क्या आएगा, कार्बन अपॉन हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 3/1, कार्बन बाय ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 3/8, राइट। और मैं क्या चाहती हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो,
तो आप क्या कीजिए, ये रेशो लीजिए, आप यहाँ पर रेशो लीजिए, इसका रेशो और इसका रेशो, यहाँ पर 3:8/3:1, राइट। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर कार्बन अपॉन ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन अपॉन कार्बन, ये डिवाइड का साइन होता है, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो रिवर्स हो जाएंगे। वैसे ही 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1/8, और यहाँ पर कार्बन से कार्बन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा H/O। तो आपके पास यहाँ पर जो A और B का रेशो आएगा वो क्या आएगा 1:8। ठीक है, ये रेशो हमने कंसीडर किया। अब इसके बाद हमारे पास आपको क्या करना है, देखिए हाँ जी, फिर आपके जो ए और बी है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, राइट। उन्होंने कंबाइन करके क्या बनाया, वाटर, और यहाँ पर आप उसका रेशो ले लीजिए, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन दैट इज 2:16 और दैट इज 1:8। अब जो ये रेशो है, अब जो ये रेशो है और जो ये रेशो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंपल नंबर में एग्जिस्ट करेंगे। ऑब्वियसली ये भी 1:8 है, वो भी 1:8 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, दैट इज अ सिंपल होल नंबर, राइट। दोबारा से समझेंगे, यहाँ पर मैंने क्या लिया, ए लिया, बी लिया, सी लिया, ठीक है। ए का सी के साथ कंपाउंड बना दिया, बी का सी के साथ कंपाउंड बना दिया, ए का सी के साथ, बी का सी के साथ, दोनों में रेशो लिख ली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकाल लिया, जो आपका ए और बी है उसका रेशो निकाल लिया, फिर ए और बी को खुद कंबाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर उनका रेशो निकाल लिया, यहाँ का रेशो और यहाँ का रेशो, दोनों का जब मैंने रेशो लिया, उन दोनों रेशोज का रेशो लिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, अ सिंपल होल नंबर, राइट। तो ये आपका लॉ बता रहा है कि अगर आप ए और बी को कंबाइन करेंगे सी के साथ, फिक्स्ड मास सी के साथ, तो जो वहां पर रेशो आएगी एंड आपके पास जो आपका ए और बी सेपरेटली कंबाइन करेंगे, वो जो वहां पर रेशो आएगी, उन दोनों रेशोज का जो आपके पास रेशो आएगा वो आपके पास क्या होगा, अ सिंपल होल नंबर, राइट। तो देखिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टिपिकल लॉ है, इसमें किसी को कोई भी हल्का सा भी डाउट है ना तो प्लीज लेट मी नो, हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, दोबारा से अच्छे से पढ़ लेंगे, बट ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? हाँ जी, एवरीवन प्लीज लेट मी नो अगर किसी को कोई भी डाउट है इसमें। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है फिर से कार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर की, राइट। सबसे पहले क्या किया, हाइड्रोजन ने सल्फर के साथ रिएक्ट किया, फिर ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ रिएक्ट किया, राइट, दोनों ने कंपाउंड बनाया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो ले लेंगे, राइट। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने खुद कंबाइन किया, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो ले लेंगे, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, अ सिंपल होल नंबर, दिस इज योर लॉ, सिंपल, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन और सल्फर का रेशो है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है, तो आप कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन अपॉन सल्फर रेशो सल्फर अपॉन ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1:16, 1:1, राइट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो चाहिए ना, ऐसे आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1:16 इंटू 1, तो ये 1/16 आएगा, और यहाँ पर आपके पास, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, फिर से करेंगे, देखो हाइड्रोजन और सल्फर का रेशो है आपके पास 1:16, और आपके पास सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो कितना है, इट इज 1:1,
1। तो मुझे चाहिए क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चाहिए। तो हाइड्रोजन अपॉन सल्फर, इन दोनों रेशियोज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना 16, तो यहाँ पर हाँ जी सल्फर से सल्फर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1/16। दैट मीन्स योर हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1/16, राइट। अब यहाँ पर भी आप रेशियो देखेंगे क्या है, 1/8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1/8। यहाँ पर कितना आया है, 1/16। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। This is your first ratio, this is your second ratio, right? So first divide by second, then you will get 1/8, 1/16. So it is equals to 1/8 multiplied by 16 and it is equals to 2. Again a whole number, right? So that means your hydrogen, oxygen and sulfur also follows your law of reciprocal proportion, right? सबको क्लियर है ये, इसमें किसी को डाउट है? एग्जाम्पल समझ में आई ना सबको? हाँ जी, एनीवन, कोई डाउट है इसमें? ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ आपको क्या बताता है, इट इज अ लॉ ऑफ योर बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। बेसिकली जो आपका ये लॉ है, ये आपके पास आपका जो गैसेस का वॉल्यूम है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। देखिए आपके पास आपका जो ये लॉ है, ये सबसे पहले इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर योर गैसेस एंड इट इज गिवन बाय गे-लुसाक। उन्हीं के नाम के ऊपर आप ये लॉ पढ़ते हैं। और उन्होंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पर, when gases combines in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all the gases are at same temperature and pressure। मतलब कभी भी कोई भी दो गैसेस जब कंबाइन करेंगे और केमिकल रिएक्शन देंगी तो वो हमेशा एक सिंपल नंबर में कंबाइन करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया और मेरे पास क्या बन गया यहाँ पर, H2O वेपर्स। दैट मीन्स तीनों मेरे पास क्या है, गैसियस स्टेट में। ऑल थ्री आर इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन और यहाँ पर है ऑक्सीजन एंड यू आर हैविंग H2O in vapor state, that is also in gaseous state। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो देखिए अगर आप इसका 100 ml लेंगे, अगर आप इसका 100 ml लेंगे और अगर आप इसका 50 ml लेंगे तो आपके पास आपका वाटर कितना फॉर्म हो रहा है, 100 ml, राइट। और जो ये लॉ है ये क्या बताता है कि जब भी दो गैसेस कंबाइन करेंगी, हमेशा सिंपल रेशो में कंबाइन करेंगे। दे ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल रेशो। जैसे हाइड्रोजन का 100 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 50 वॉल्यूम, दैट इज 2:1, उसमें कंबाइन करेंगे सो दैट आपको क्या मिले, 100 ml ऑफ H2O, दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ योर H2O, राइट। तो बेसिकली ये लॉ आपको बताता है कि आपके पास जो वॉल्यूम है, योर वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। सीधा आप अपने वॉल्यूम को किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, आपके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के साथ। आपके रिएजेंट के आगे जो कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट होते हैं आप उनको क्या बोलते हैं, योर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, राइट। इसमें कोई डाउट है? तो देखिए नेक्स्ट है आपका एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ आपको क्या बताता है, देखिए let's say I am having 10 decimeter cube of ammonia at STP और 10 decimeter cube of butane at STP। दोनों मैंने गैसेस कंसीडर की हैं। STP का मतलब आपके पास क्या होता है, what is the meaning of STP?
STP आपके पास कंडीशंस हैं, दे आर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, राइट। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या होती हैं? आपका टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, इट इज 273, और आपका जो प्रेशर है वो यहाँ पर कितना है, इट इज योर 1 atmosphere. These are your standard temperature conditions, and in that conditions आपका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो भी डिफाइन होता है. if you are having 1 mole of gas, then it always contain 22.4 liter of वॉल्यूम, राइट. जब आपके पास आपकी गैस का 1 मोल है तो उस केस में आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर्स, राइट. तो देखिए ऑल्सो यहाँ पर जब आप एवोगैड्रो लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको एवोगैड्रो नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए, दैट योर एवोगैड्रो से, जैसे आपके पास होता है ना 1 डजन कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल्स, वेदर दे आर एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस. 1 डजन में आपके पास कितने पार्टिकल्स होते हैं, आपको सबको पता है, देयर आर 12 पार्टिकल्स, राइट. और अगर आपके पास यहाँ पर 1 मोल है तो उस केस में आपके पास कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, there should be 6.23 multiplied by 10 raised to power 23 particles. Every mole contain 6.023 into 10 raised to power 23 into 10 raised to power 23 particles, right. तो देखिए आपके पास अगर 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम है तो उस केस में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, यू आर हैविंग ओनली 1 मोल, राइट. और अगर मैं मोल की जगह पार्टिकल्स की बात करूं तो मैं यहां लिख सकती हूँ ना 22.4 लीटर ऑफ अ गैस is equals to 6.023 into 10 raised to power 23 particles, right. बेसिकली आपके एवोगाड्रो ने आपको क्या बताया कि आपके पास आपकी गैस का नेचर मैटर नहीं करता, आपकी गैस का नेचर मैटर नहीं करता. आपके पास अगर आप बात करें 22.4 लीटर ऑफ गैस है, चाहे वो अमोनिया है चाहे वो ब्यूटेन है, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है तो उस केस में जो उनके पार्टिकल्स होंगे वो भी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे. चाहे आप नाइट्रोजन ले लें, चाहे आप ऑक्सीजन ले लें, चाहे आप कुछ मर्जी कोई मर्जी गैस ले लें, अगर उनका वॉल्यूम सेम है, if they are having the same volume, तो उस केस में उनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, राइट. जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास यहाँ पर बात करें 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ योर अमोनिया एंड ब्यूटेन, राइट. तो अगर मेरे पास यहाँ पर 22.4 लीटर ऑफ गैस है उस केस में आपके पास इतने पार्टिकल्स होते हैं, राइट. और 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट. सो लीटर की जगह मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ डेसीमीटर क्यूब. इट कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 10 डेसीमीटर क्यूब तो उस केस में मेरे पास कितने पार्टिकल्स होंगे, देखिए 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पार्टिकल्स, राइट. तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये सेम पार्टिकल्स होंगे चाहे आपके पास अमोनिया है चाहे आपके पास ब्यूटेन है. आपकी जो गैस का नेचर है वो यहाँ पर डिपेंड नहीं करता, कोई मर्जी गैस है आपकी, उस केस में आपके पास जो आपका वॉल्यूम होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, राइट. तो देखिए यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि चाहे मैं अमोनिया ले लूँ 10 डेसीमीटर क्यूब, चाहे मैं यहाँ पर ब्यूटेन ले लूँ 10 डेसीमीटर क्यूब, उस केस में मेरे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे. Equal volume of all the gases irrespective of their nature contains equal number of moles under identical temperature and pressure. जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर हम ले लें 3 गैसेस,
ठीक है, यू आर हैविंग 3 गैसेस, वन इज, मैंने इसमें ले लिया O2, इस कंटेनर में हमने ले लिया O2 इन दिस कंटेनर, देन इस कंटेनर में मैंने ले लिया N2 और इस कंटेनर में मैंने ले लिया हाइड्रोजन। ठीक है, इन तीनों कंटेनर्स में जो मेरा वॉल्यूम है, चाहे मैं ऑक्सीजन की बात करूं, चाहे मैं नाइट्रोजन की बात करूं, चाहे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, सबका वॉल्यूम मैंने लिया है यहाँ पर 10 लीटर। अगर मैंने 10 लीटर वॉल्यूम कंसीडर किया है तो इन तीनों कंटेनर्स में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। So this is all about this lecture. I hope this will clear your doubts. Thank you.